नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुके हैं, हर तरफ जीत का दावा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी चर्चा सरेआम है और इन सब के केंद्र में है बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय। और आज इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की मुहिम में हमारे साथ चुनावी दंगल में चुनावी चर्चा के लिए भाजपा से हमारे बीच हैं अक्षय आर्या जी। मैं उनका विषय में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे दूसरे जो हमारे प्रवक्ता हैं, दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, राजद से कार्यकारिणी समिति सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम विजय यादव जी का भी बहुत बहुत। हमारे दूसरे अतिथि जो हैं राजद से कार्यकारिणी समिति सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य राम विनोद यादव जी का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है केवी स्टूडियो में। और हमारे तीसरे जो अतिथि हैं कांग्रेस से अभिषेक उज्ज्वल जी का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चुनावी दंगल की शुरुआत करते हैं। बिहार की शासन में बरसों से राज जमाए हुए 15 वर्षों से उन्होंने लगातार शासन किया। अभी यह विपक्ष में है तो राम विनोद यादव जी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य राजद, आइए इनसे मिलते हैं और आज के इस चुनावी दंगल में इनसे सवाल करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो में। हम तो सवाल आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि विपक्ष की लोकतंत्र में अपनी महती भूमिका है। आप इस बार जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी किस तरह रूप में उतर रही है, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है और उसका भविष्य किस ओर है, कैसे देख रही है अपने आप को? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा हम लोगों के लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि आज बिहार का बेरोजगारी औसत 46.6% हो गया है। जी जी। और जो सुशासन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने किया था, वो कहीं से सुशासन दिखता नहीं है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर घोटाले की बात किया जाए तो सृजन से लेकर के तो दर्जनों घोटाले जिसको लीपापोती करने का काम किया गया है। 2005 से आरटीआई जो जनता को एक दूसरे के संबंध में, सरकारी योजनाओं के संबंध में, किए गए विकास कार्यों के संबंध में, माने तमाम डेवलपमेंट के संबंध में जो सहजता से जानकारी मिलती थी, अभी तक दर्जनों आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की जा चुकी है। भ्रष्टाचार का ये जीता जागता नमूना है। जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करने में हाथ डाले, उनका जुबान काट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। नौजवान आज हताश है, निराश है, उदास है। किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है, छोटे व्यापारी आज अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। लगता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए अब बिहार की जनता, बिहार के छात्र नौजवान बदलाव चाह रहे हैं कि ये तथाकथित सुशासन की सरकार जो झूठे वादों, झूठे इरादों, झूठे नारों के सहारे पुनः काबिज होना चाहती है, अब काबिज दोबारा होने नहीं देगी। जी सर, हम आपसे आगे भी सवाल लेंगे। हम ले लेते हैं अक्षय आर्या जी से। अक्षय आर्या, आप भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर और सरकार में अलायंस हैं, तो अभी आपने राम विनोद जी के बारे में जो सुना, उन्होंने जो विचार दिए, क्या आप उनके इस विचार से सहमत हैं? सबसे पहले तो
आपको नमस्कार, केवी स्टूडियो को नमस्कार और डॉक्टर रोशन सर को नमस्कार इस सार्थक चर्चा के लिए। एक हिंदी में एक कहावत है, जी जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी के जुर्म में, घोटाले के जुर्म में आज लालू यादव सजा याफ्ता होकर रांची जेल में, होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। स्कूटर से चारा लाद कर उन्होंने बिहार का जो कायाकल्प किया उसको पूरा करते करते आज 15 वर्षों में नीतीश जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिहार को इस जगह लाया कि आज एक पंगु स्टेट, जो कि लालू यादव जी के समय में, जिसको कि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बिहार में जंगल राज है, और उस जंगल राज को बनाते बनाते आज नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार को इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया कि हम सिर उठाकर कहीं भी खड़े हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 545 ब्लॉक में से 350 प्रखंडों में, ब्लॉक में 2 लेन सड़क बन चुका है और बाकी प्रखंडों में सड़क बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप अभी हाल फिलहाल में अभी कोरोना काल की बात कर लूं, सबसे पहले तो महामारी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा, पूरे देश के ऊपर और खास करके बिहार के ऊपर इतना ज़्यादा ये प्रभाव डाला है। इस महामारी में जिस तरीके से, जिस सूझबूझ से जदयू और भाजपा की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को बाहर से रेल के जरिए बिहार लाया गया। और इतना ही नहीं, उन मजदूरों को मनरेगा के थ्रू, उसके माध्यम से रोजगार भी दिया गया बिहार में। और स्वास्थ्य की अगर आप बात कर लें, एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड-19 का टेस्ट करने वाला स्टेट बिहार बना। लगभग 1.5 लाख टेस्ट बिहार में किया गया एक दिन में, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। इन्होंने जो एक बड़ी बात कही थी रोजगार के संबंध में, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि सच में यहाँ पर बेरोजगारी का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। गौरव जी, मैं आपको ये बता दूं कि रोजगार की बात कर कौन रहा है? ये राजद बोल रहा है रोजगार की बात। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी शिक्षकों की बात को लेकर विपक्षी पार्टियां बहुत हल्ला मचाती हैं। आपको याद होगा, मेरी माँ खुद भी शिक्षिका रह चुकी है और जो पुराने शिक्षक शिक्षिका रहे हैं उनको याद होगा, 6-6 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था लालू जी के समय में। मांग कर किसी तरह गुजारा करते थे, अपना घर चलाते थे। आज नीतीश जी ने उन्हें गर्व से सिर उठाकर जीने का मौका दिया है। जिस शिक्षक को 1500 पर, 5000 पर जिसकी बहाली हुई थी, आज उनकी सैलरी 35,000 रुपये और उससे ऊपर उनको सैलरी दी जा रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और विरोध, अब मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। शिक्षकों की कुछ अपनी मांग है, जिस मांग को लेकर सरकार के साथ उनकी परिवार में रहते हैं तो गार्जियन से नाराजगी चलती है। ऐसा नहीं है कि आप गार्जियन से या अपने पिता से मुंह फुलाकर चले जाते हैं। ये वही शिक्षक हैं जिन्हें नौकरी नीतीश जी ने ही दी है, जदयू की सरकार ने ही दी है, भाजपा की सरकार ने ही दी है। इन्हें लालू जी ने नौकरी नहीं दी थी। 2006 में, 2005 में जब नीतीश जी आए, विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरे मित्र, सुशासन और डबल इंजन की सरकार जी जी का बड़ा बेहतरीन गुणगान किए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि शिक्षकों की नियुक्ति लालू जी के शासन काल में भी हुआ। जी जी, और वो शिक्षक जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता, जिसके ज्ञान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, आज उनके बहाल किए गए शिक्षकों में से 20% शिक्षक बीपीएससी का पदाधिकारी, बीपीएससी से पदाधिकारी बना। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई बीपीएससी के द्वारा, बिहार सर्विस माने चयन आयोग के द्वारा उसकी नियुक्ति की गई। जी जी बिल्कुल। और नीतीश जी सस्ती लोकप्रियता के लिए सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, बगैर जांच किए, बगैर वेरीफाई किए, जी जी हम समय देंगे आपको, नौकरी देने का काम किए। और नौकरी प्राप्त करने के बाद जब शिक्षकों ने
अपने हक अपने अधिकार की बात किया तो डंडे मार मार करके भगाने का भी काम किए। अक्षय जी, अभी इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ का जो नीतीश जी ने गौरव जी, मैं यहाँ इस पर यह कहना चाहता हूँ, इनके आला कमान, इनके सुप्रीमो के पुत्र श्री तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं अभी बिहार के शिक्षकों को अगर मैं सत्ता में आया तो उन्हें वेतनमान दूंगा, उन्हें परमानेंट कर दूंगा, और यहाँ हमारे राजद के बंधु कह रहे हैं कि ये शिक्षक नाकाबिल हैं। सीधा सीधा इनका ये कहने का मतलब है कि अभी जो भी नीतीश कुमार जी ने बहाली की शिक्षकों की, वो काबिल नहीं है पढ़ाने के। ये तो उन शिक्षकों का अपमान हुआ, आप उन शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने कहा, इस बात को आप मानते हैं ना, मानते कि हमारे जो बिहार के जो, हम सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आप अपने आप को हटा नहीं सकते कि जो सारे शिक्षक जो बहाल हुए हैं वो सभी गुणवान शिक्षक हैं। उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं शंका तो है। मैं एक चीज इस पर आपको कह दूं कि ये जो भी प्रक्रिया हुई है पूरी की पूरी, नीतीश कुमार बैठ के खुद वेरीफाई नहीं कर रहे थे, इसमें सारे कर्मचारी लगे हुए थे, और ये मानव चूक हो सकती है, मैं मानता हूं। आप इस बात को मानते हैं चूक हुई है? हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई हो, कुछ चूक हो गई हो, लेकिन इसके लिए आप पूरे सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए आप मुख्यमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। अभिषेक उज्ज्वल जी हमारे कांग्रेस से हैं, अभिषेक उज्ज्वल जी मुस्कुरा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। अभी आपने राम विनोद जी को सुना और हमारे अक्षय जी को भी सुना, भाजपा से हैं। इनके अभी जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की जो बात चल रही थी, जिस पर इन्होंने पक्ष रखा और फिर इन्होंने अपनी बातें रखी, क्या कहेंगे? सर, प्रथम मैं डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, और उसके बाद आपको भी धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर, जो उन्होंने बोली सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, और उन्होंने जो बोली कि ये शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ है, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका खुद का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। अगर पूरे बिहार में रेशियो निकालें तो 2% भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये सवाल तो फिर आपसे बनता है ना कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं सरकारी विद्यालय का छात्र रहा हूं, मेरी मां शिक्षिका रही है और मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं। सर 2% में बोला। अभिषेक जी, आप अपना पढ़ाई कहां से किए? आप कहां से पढ़े? मैं सर सेंट पॉल स्कूल से पढ़ा। अब यहाँ पर आते, जब आप खुद सेंट पॉल से पढ़ के यहाँ आए और यहाँ प्रवक्ता के रूप में आप यहाँ कर रहे हैं कि इतने बच्चों की पढ़ाई, तो आप खुद को अपने देखो ना, पहले बोल तो लेने दीजिए। मेरे घर से सवाल ये इस बात पर हम आपको रोकेंगे। आपने यहाँ सवाल किया कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात से सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। बात यहाँ ये नहीं है, मैं 10th किया हूँ सेंट पॉल स्कूल से और 11th 12th किया हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद क्योंकि बेसिकली बात मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार, मेरे घर से कोई सरकारी सर्विस में नहीं है। मेरी माँ वो मतलब प्राइवेट जॉब करती हैं, और मतलब मेरे पापा नहीं, और वो खुद से वो सर्विस। आपके मतलब पास ये डाटा कैसे है सर? पहले बोलने तो दीजिए। जी बिल्कुल। मेरे पास ये डाटा ये मतलब मेरे आसपास में 10 स्कूल तो हैं। 10 स्कूल में से एक स्कूल भी ऐसा नहीं इसमें एक टीचर का बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा है, एक टीचर का बेटा नहीं पढ़ रहा, तो हम उसी हिसाब से आंकड़ा लेंगे ना। नहीं तो आप आंकड़ा लो और ऑनलाइन करो, हम वहां से देखेंगे। और ये तो मतलब इसके लिए आपकी क्या योजना है, कैसे इसको ढाला जाए? मेरे ख्याल से शिक्षकों का एक एग्जाम हो जिससे उनको अपनी उम्मीद मतलब जिन उनसे उनको अपनी परफेक्टनेस मतलब योग्यता या एग्जैक्टली योग्यता साबित करने के लिए उनकी परीक्षा हो, जो उसमें पास करें। सरकार तो ले तो रही है परीक्षा, नहीं परीक्षाएं भी लेती हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम भी आता है, फिर परीक्षा होती है, फिर उसका पता नहीं चलता। परीक्षाओं का क्या हाल है वो तो सर आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अभी आप देखो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, एग्जाम देने बच्चे जा रहे मेहनत कर करके, और क्वेश्चन किन्हीं के मोबाइल पे घूम रहा है। और ये बात, और ये नहीं, बीएसएससी का एग्जाम हुआ, मतलब फॉर्म भरा गया था 4 साल पहले, 2 साल पहले एग्जाम हुआ सर, रिजल्ट कहाँ है? आप बीपीएससी वालों को देख लो, बीपीएससी के लिए मतलब यही अनियमितता है। और इसके लिए जो आवाज उठाते हैं उनको लाठीचार्ज करती है सरकार। शांतिपूर्ण मतलब प्रदर्शन जो छात्र कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, उन पे सरकार लाठीचार्ज कर रही है। अभी उन्होंने एक बात रखा है, ये बात सही है, कहीं आपको नहीं लगता कि 2014 में जो विज्ञापन दिया था सरकार एग्जाम, उस एग्जाम आज तो उसकी मुख्य परीक्षा नहीं हुई है? उस पर मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले हाँ मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक मुख्य मुद्दा जो है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और यहाँ पैनल में जो भी बैठे हुए हैं हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े ही उछल के बोल रहे हैं कि शिक्षा का ये, शिक्षा का वो। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज से 3-4 साल पहले जब अशोक चौधरी मंत्री थे तो दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को जीडी कॉलेज में रखा था, और उस मांग को ठुकराते हुए हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ
यही एनएसयूआई वालों ने मारपीट किया अशोक चौधरी जी के इशारे पर। उस समय चूंकि वो राजद में कांग्रेस में थे और उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ विस्तारीकरण किया जाएगा, एक विस्तृत केंद्र खोला जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं हुआ, कागज खुले भी उसका एकदम बंद है, कुछ नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उस समय दिनकर विश्वविद्यालय के लिए बड़े ही जोर शोर से मांग को रखा था, लेकिन उसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया। इस बारे में से मेरे पास सटीक डाटा है। रामजोत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका सुन लें। शिक्षा, स्वास्थ्य पर ये डबल इंजन की सरकार वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। लालू जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप, लोग चोर कहते हैं, घोटालेबाज कहते हैं, बताते हैं कोर्ट में भी तो सर 4-4 बिल्कुल मैं मान रहा हूं, मुझ पर मुकदमा है, मैं जेल में हूं, हमारे नेता जेल में हैं, लेकिन लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने शासनकाल में 5 विश्वविद्यालय देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार के प्रवक्ता बंधु से, बताएं कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कितना यूनिवर्सिटी, कितना विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। अभी पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना है। एक जो हमारे नीतीश जी गिड़गिड़ाते रह गए कि पटना विश्वविद्यालय को नेशनल विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, वो भी नहीं मिल सका। विशेष राज्य का दर्जा करते करते कहां भाग गए, पिछलग्गू बने हुए हैं, सरकार में हैं। तो स्वास्थ्य का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, इसका प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। हमने तो बताया कि 5 विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया, उससे पहले हमने आप बताएं कि कितना। कांग्रेस से अभिषेक जी हैं, उनसे ले लेते हैं। हाँ, मेरे भाजपा के भाई ने बहुत सटीक अभी जो एक उदाहरण दिया था कि मतलब जीडी कॉलेज के माध्यम से विश्वविद्यालय की जो मांग हुई थी, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एनएसयूआई ने मारपीट किया। ये सफेद झूठ है। आपके इसके पास जीडी कॉलेज के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। आप यहाँ जाइए तो 2018 के कड़ाके की ठंड में मेरे साथी 3 दिन के भूख हड़ताल पे थे, उनमें कई साथी बीमार पड़े, जिसमें कि हम लोग विश्वविद्यालय की मांग को यहाँ से नीतीश कुमार जी तक सही तरीकों से मांग की है, उचित तरीके से। भूख हड़ताल कराके की ठंड में रात भर हम वहां बैठे हुए थे, और सारे वो किसी पार्टी का गत मुद्दा नहीं थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहां आके हमारा समर्थन किए थे। उस वक्त वो हमारे स्टेज पे आए थे, एनएसयूआई के स्टेज पे हमारा समर्थन करने आते। इसका सबूत है हमारे पास पिक्चर के माध्यम से, और बहुत सारे लोग इसके गवाह भी हैं, साक्ष्य भी हैं। भाई ने बिल्कुल सफेद, ये भाजपा का शुरू से एजेंडा रहा है कि काम कोई करे नाम मेरा हो। ये दोनों हाथों से कर रही है। इसका इनका इन्होंने जो कहा, मैं केवी स्टूडियो को अखबार की कटिंग भेज दूंगा, ठीक है? मेरे पास अभी मैं लेकर नहीं आया हूं, मैं सारे अखबारों की कटिंग में भेज दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे राजद के जो प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के, मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब नीतीश जी राजद के साथ अभी बीच में सरकार बनाए थे तो स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव थे। और वो एक इकलौते स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हुए जो 1 महीना से ज्यादा अपने मंत्रालय नहीं गए। उनके प्रधान सचिव जो हैं वो रोते रहते थे कि हमारे मंत्री जी आते नहीं है, फाइल अटकी पड़ी हुई है। तो स्वास्थ्य की तो ये दशा उनके समय में होती थी। दूसरा सवाल कि तेजस्वी यादव ने समाज के लिए क्या किया। लालू यादव के पुत्र होने के अलावे, वो लालू यादव के पुत्र हैं, अगर इस चीज को हटा दें तो तेजस्वी यादव ने समाज के लिए क्या किया। लालू पुत्र का उनका अगर टैग हटा दिया जाए तो उन्होंने समाज के लिए क्या किया। लालू यादव का पुत्र होना ये गौरव की बात है। अब लीजिए, बता रहे हैं। जी। ये तो गौरव की बात है कि वो लालू जी के जननेता के पुत्र हैं। जी। दूसरी बात, तेजस्वी जी ने अपनी प्रतिभा से, अपने परिश्रम से ये कोरोना काल में, बाढ़ आपदा में जिस मुस्तैदी से, जिस निडरता से उन्होंने जनता की सेवा किया है, तो स्वागत योग्य है। मैं इस पर एक चीज कहना चाहूंगा गौरव जी। मंगल पांडे का सवाल इन्होंने किया है। ये मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं,
इनका कहना था आपके स्वास्थ्य मंत्री के जो पहले थे। जी जी मंगल पांडे अभी वर्तमान जी, स्वास्थ्य वर्तमान, जी, मंत्री हैं। बिल्कुल। रोगी गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टर बुलाता रहा, मीडिया के लोग बार बार सवाल करते रहे स्वास्थ्य मंत्री से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल का निरीक्षण करना वो वाजिब नहीं समझे। क्या कहेंगे सर? अच्छा गौरव जी, आप पिछले साल का अखबार उठाकर देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं तर्क के साथ बोल रहा हूं। पटना में पूरा पटना बाढ़ का पानी घुस गया था। मदद करने की बजाय तेजस्वी यादव पूरे कार्यकाल दिल्ली में बैठे हुए रहे। अभी कोरोना का समय आया, पूछिए तेजस्वी यादव कहां थे? क्या जनता के बीच में थे? कितनी राहत सामग्री उन्होंने उसका वितरण किया? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के शुरुआती दिनों में 35 लाख से ज्यादा राशन का वितरण किया। सब जगह सैनिटाइजेशन का कार्य चला। लोगों के घर घर जाकर यह देखा कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया। इस तरीके से संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके कोरोना काल में लोगों की सेवा की। लेकिन ये राजद और ये तेजस्वी यादव कहां थे इस पूरे कोरोना काल में? कहां थे जब पटना डूब रहा था? कहां थे तेजस्वी यादव? देखिए, हम आपके तरह के जो स्टूडियो वाले हैं, जो सोशल मीडिया को डेवलप करने का काम किए हैं, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और देश के जो नामी गिरामी जितने चैनल के लोग हैं, वो तो इनके गुलाम बने हुए हैं। वो भाजपा आरएसएस के गुलाम बने हुए हैं। जो कहती है भाजपा के लोग, जो इशारा होता है, सिर्फ उतना ही बोलता है जितना बोलने की इजाजत होती है। वो तो आप लोग हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी जनता के बीच हैं, जनता देख रही है कि तेजस्वी कहां है। जनता के बीच है कि एसी में आराम कर रहा है। एक कार्य बताइए तेजस्वी जी का। आपके मुख्यमंत्री कोरोना काल में 61 दिनों तक अपने सीएम हाउस से बाहर नहीं निकला। आप क्या बोलते तो वैश्विक महामारी में गाइडलाइन था, चूंकि वो वैश्विक महामारी में गाइडलाइन। मेरा एक सवाल, मेरा हमारे सवाल लेंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए नहीं, सभी के लिए, बिल्कुल वैश्विक महामारी में सबके लिए गाइडलाइन। मेरा राजद के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल, 1.5 साल तक, नहीं एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, 1.5 साल तक नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर तेजस्वी यादव रहे। इस दरमियान उन्होंने कौन सी योजनाओं को लागू किया? आप हमको यही बता दीजिए। जवाब लेंगे, उन्होंने क्या किया? रामलोजी से जवाब लेंगे। हाँ, अभी मेरे भाजपा के मित्र ने बाढ़, पिछले साल की बाढ़ की एग्जांपल दी थी पटना में। मैं भी वहीं था, उस बाढ़ में मैं भी वहीं था। पूरे पटना में बाढ़ क्यों आया? उसके बाद गटर का मेन होल, पूरे पटना का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो एकदम खस्ता हाल में क्यों था? ये तो सवाल सत्ता पक्ष को देना चाहिए। और उसके बावजूद अभी कुछ सैलरी के बारे में बता रहे थे कि टीचर लोग सैलरी पे, तो नगर पालिका के कर्मचारियों का सैलरी आप 8-8 महीने का क्यों रखे हुए थे? उन्होंने वो हड़ताल किया। उन्होंने मौर्या लोक में मरे हुए जानवर को टांग के, ये न्यूज में था, मरे हुए जानवर को टांग के वहां पे हड़ताल का प्रदर्शन किया था, अपना विरोध किया था, उन्होंने अपने गुस्सा को जाहिर किया था। उस वक्त मेरे मित्र कहां थे? और अगर उसके बाद एक सही बात है स्वास्थ्य का, हम लोग इस महामारी में देखे हैं कि डॉक्टर साहब ठेला पे बैठ के हॉस्पिटल जाते थे। और उसके बाद ये जो टेस्टिंग का जो बता रहे थे, ये किस माध्यम से टेस्टिंग किया गया भाई? आपका जो टेस्टिंग किट था, नाक में वो जो डाल के जो टेस्ट करते थे, कल वो मतलब बताया गया कि वो खतरा था, उससे आदमी मर भी सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता था। उसके बाद अभी हमारे मंझौल में एक निर्माणाधीन अस्पताल है 12 वर्षों से। चंद्रमोहन राय जी के समय में एक अस्पताल वहां पर, मतलब अस्पताल के लिए अनुशंसा की गई थी, उन्होंने नींव डाली थी, जो 5 करोड़ की राशि भी आवंटन हुई थी उस वक्त, और 2 साल में वो बिल्डिंग बनके तैयार भी हुआ। अभी तक 12 साल से वो निर्माणाधीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब वो सरकार का उस समय का 5 करोड़ रुपया अगर बाय इंटरेस्ट अगर वो कहीं और इन्वेस्ट होता तो वो डेवलप होता। जी हम सब जवाब देते हैं। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को इसमें एक बात उज्जवल भाई, जल्द से जल्द। हमारे गांव पहसाड़ा में 2 जमीन है हॉस्पिटल का और एक भवन गांव में। क्या आपको ये जरूरी नहीं लगता है कि मतलब जैसे सरकारी स्कूल जरूरी है, वैसे मतलब ये कोरोना, निपा जैसे महामारी जो वायरस है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं,
इनको मैं एक चीज कहूंगा कि कभी भी डिबेट में जाएं तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं, जी जी, थोड़ा सा जानकारी लेकर जाएं कि सरकार ने आखिर किया क्या। आज बिहार में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, क्यों है? कौन किया है? ये कांग्रेस वाले किए हैं या सरकार ने किया है? नीतीश जी की सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है? ये हमारी सरकार के ही कार्यों का नतीजा है कि आज रिकवरी रेट कोरोना का बिहार में सबसे ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, टेस्टिंग दर की बात कर रहे थे, टेस्टिंग रेट भी आज बिहार में, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी टेस्टिंग रेट सबसे ज्यादा है, टेस्ट ज्यादा किया जा रहा है। मरने वाले मोर्टेलिटी रेट जो मर रहे हैं उसकी संख्या भी बिहार में सबसे ज्यादा है। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कोरोना से कितने लोग मरे, आप देख लीजिए दिल्ली में कोरोना से कितने लोग मरे, और आप देख लीजिए बिहार में कितने लोग मरे। ये मोर्टेलिटी रेट कितना कम है, ये हमारी सरकार का ही हमारा जो रिकवरी नतीजा है उसके कार्यों का। मैं नहीं बता रहा, जी जी, इनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बिहार में टीम भेजा, और जब केंद्रीय टीम आकर के निरीक्षण किया बिहार में, जब देखा कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल मृतप्राय है, बेड पर कुत्ता सो रहा है, रोगी मरा हुआ है, उसको कुत्ता नोच रहा है, मैंने सारी स्थिति को देखते हुए जब केंद्रीय मंत्रालय ने आरोप सही पाया कि विपक्ष का जो लगातार सरकार को चाबुक पड़ रहा है, विपक्ष कोई झूठा हल्ला नहीं कर रहा है, सच्ची तस्वीर यही है, तब जाकर के इन्होंने कोरोना की गति को, जांच की गति को बढ़ाने का काम किया। तो जब इनका मंत्री जी जी जी, हम आपसे जवाब लेंगे आपसे। हम अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी। सर, मेरे भाजपा के साथी ने बताया जैसे कि ये रिकवरी रेट ज्यादा हुआ, मतलब मोर्टेलिटी रेट घट के आया है सामने, ये मतलब भाजपा और जदयू की मतलब ये, और मुझे होमवर्क करके आना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो मैं ये बोल रहा था कि सर के ज्यादा होमवर्क करने की वजह से ही ये रेट आया है, क्योंकि ऑन पेपर ये रेट है, ये रेट ऑन पेपर है, लेकिन जमीनी क्या स्थिति है इससे आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित आंकड़ा है, जमीनी दिखाइए सर। जमीनी आंकड़ा है, आप देखिए न्यूज में जाके, यहाँ पे मतलब आदमी बेड पे पड़ा मरा हुआ है, साथ में लाश के साथ में मरीज था, लाश के साथ में मरीज था। सर, महाराष्ट्र का वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, यहाँ भी था, यहाँ बिहार का न्यूज है सर। जगहों पे ऐसा देखा गया है, बिहार में कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, अक्षय जी, हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, चूंकि हम किसान की बात करेंगे, चूंकि आप भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और भाजपा जदयू के साथ अलायंस में है। जो किसान की जो स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है, जो आप जो हमेशा कहते हैं हम किसान के हित में खड़े होते हैं, आज किसानों को, सर हम जवाब लेंगे आपसे, किसानों का जो अन्न है उनका, उस अन्न का उचित दाम नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं देश में ऐसा देखा जा रहा है, और खासकर बिहार में भी देखा जा रहा है, किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। क्या कहेंगे गौरव जी? आपको दो लाइन में कहना चाहूंगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यही हाल राजद और कांग्रेस का है। वो उनकी बात, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में रहते हैं, और पप्पू यादव जैसे लोग। मैं आपको बता दूं, ये जो नया कृषि विधेयक बिल आया है, इसमें किस तरीके से दलालों, आपने आढ़त का नाम सुना होगा। ये जो आढ़त होता है, कहीं भी किसान अपने फसल को ले जाकर आढ़त में बेचते हैं, जहां की आढ़त वाले कमीशन और लाइसेंस दिया जाता है बकायदा, उसमें आढ़त में घोटाला होता था, घपला होता था। वो लोग अपने लाइसेंस पर दूसरों से काम करवा लिया करते थे, बिचौलिए, दलाल, जो कि किसानों से, और उन्हीं दलालों के कर्ज में फंसकर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। अगर आप देखेंगे, जितने भी किसान आत्महत्या करते हैं वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ कर्ज के कारण करते हैं, कर्ज में दब कर करते हैं, इन्हीं बिचौलियों को खत्म करके। चूंकि कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, इसलिए भाजपा की सरकार ने ये नया कृषि विधेयक बिल लाया। बिल्कुल, रामविलास जी ने नए जो किसान विधेयक बिल आया उस पर उन्होंने बात कही, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार देंगे। इसी सवाल पर आते हैं कि शीशे की इमारत है जी जी, और पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही। आज स्थिति ऐसी है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, रो रहा है, भूखा मर रहा है, उसके अन्न का कोई दाम नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से कल कारखाने, रेल को, हवाई जहाज को, BSNL को, तमाम संस्थानों का जो निजीकरण हो रहा है, अब बचा हुआ है किसान।
किसान भी निजीकरण के रास्ते पर किसान को भी ले जाया जाएगा और किसान अपनी खेती अपनी मर्जी से नहीं करेगा, किसान व्यवसायियों की मर्जी से खेती करेगा, किसान कंपनियों की मर्जी से खेती करेगा। बहुत बुरा हाल होने वाला है भैया, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ये दुनिया वालों। इसलिए सरकार की इस पॉलिसी को समझना जरूरी है। जवाब लेंगे। कांग्रेस के हमारे भाई हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सर बेसिकली एक बात है, हम गांव ग्रामीण परिवेश से आते हैं। गांव में कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना। ये भाजपा का आजकल हालत हो गया है। बेसिकली चीज क्या है, ये किसान बिल के एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। अभी होता क्या है, जो किसान का जो भी उत्पाद होता था उसको कोई जॉब मतलब जो जमा कर संग्रह नहीं कर सकते थे। अभी क्या होना है कि अगर आपने फसल का जो दाम है, आपका अगर सपोज दैट मेरे पास आम मैंने उगाया है तो मेरे आम का 20 रुपया केजी दाम है, ठीक है। तो आप बगल में आप बैठे हो, आप बहुत कैपिटलिज्म पूंजीपति हो, आप क्या करोगे कि मेरे से बगल में आप अपना लगाए, मेरे से 20 रुपये खरीद के आम को 10 रुपये अगर बेचने लगते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप बेच सकते हो, क्योंकि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो। इकोनॉमी मतलब फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप उस आम को 10 रुपये बेचने लगो, आपको देख के मुझे भी रेट कम करना पड़ेगा, तो मेरा मतलब सड़ जाएगा, ये जो भी मेरा उत्पाद है वो सड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रेट घटाएंगे, आप उसी दाम में हमसे खरीद लीजिएगा। उसके बाद जो आपने खरीदा उसको फिर आप 40 रुपये केजी बेचने गया, तो फिर आपसे हमको जरूरत होगा तो आपसे हम कर देंगे फिर वो 40 रुपये केजी। तो किसका नुकसान हो रहा है? एक तो किसान मारा जा रहा है। जवाब देते हैं अच्छे से जवाब देते हैं। उनका जो उन्होंने जो कहा कि जो किसान की वर्तमान स्थिति है, अभी इन्होंने जो कहा आप कुछ समझे और समझे तो हमको समझाइए जी। आप कुछ समझे गौरव जी, आप कुछ समझे। वो यही स्थिति है कांग्रेस की और राजद की। ये भ्रम फैलाते हैं, भ्रम नहीं, ये भ्रम भाजपा सरकार ये झूठे आंकड़े देकर आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे। आंकड़ा है ही नहीं, ये तो एग्जांपल था, आंकड़ा है ही नहीं। वही तो नंबर की ओर एरफेर में यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। यहाँ दोनों भाई हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अच्छा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि किसानों का अन्न का उचित दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अब कृषि विधेयक आज मक्का 9 रुपए बिक रहा है और उनका वो उचित दाम उनको नहीं मिल रहा है। गौरव भाई, इन्वेस्टमेंट भी निकल नहीं गया भाई, कुछ चीजों पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम नहीं है, सच्चाई है। मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ चीजों पर, जैसे कृषि विधेयक बिल जो है उसमें आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसके बारे में, हाँ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसके बारे में एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये सरकार खत्म कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। मिनिमम एमएसपी को बिल्कुल नहीं खत्म किया गया है। और दूसरी चीज कि किसान अब किसी भी स्टेट में जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपने अनाज को, अपने सामान को बेचेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह भी इस नए बिल में है, यह प्रोविजन है। और अगर कोई कंपनी या कोई फर्म अगर आती है किसान से सामान, उसका अनाज खरीदने के लिए, तो किसान अपने हिसाब से मुक्त होकर, बिचौलियों से फ्री होकर, अब जरूरी नहीं है कि आड़त में ही बेचे, बिचौलियों को ही बेचे, उस फर्म को भी बेच सकती है। पहले भी ये चीज होती थी। और आपको मैं बता देता हूं, 2013 में कांग्रेस ये चीज लाने वाली थी और इस चीज की बहुत बड़ी पैरोकार थी। शायद इनको नहीं पता होगा, ये देख लें कि कांग्रेस ने इस चीज की पैरोकारी की थी कि मैं इस चीज को लाऊंगा, और आज भाजपा लाई है तो ये मुद्दा बना। कांग्रेस सर जीएसटी भी लाने वाली थी। कांग्रेस तो ये क्यों नहीं आपने क्यों नहीं किया? हम कर रहे हैं इसको तो मैं बता रहा हूं, विरोध कर रहे हैं। नहीं सर, इसको मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जो चीज कांग्रेस लाने वाली थी, जिस तरह से लाने वाली थी, उस तरह से नहीं लाया गया ना। हम क्या, अभी हम लोग का जो जीएसटी वो कनाडा मॉडल है। हम इंडिया में हमारे पास 2 सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में सोचेंगे ना, क्योंकि हमारा सिस्टम कनाडा ऐसा नहीं हो सकता है। हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अब हम कुछ सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम राजद के जो हमारे प्रवक्ता यहाँ हमारे बीच में हैं, राजद को प्रेजेंट कर रहे हैं, राम विजय यादव, से हम पूछना चाहेंगे कि जो आगामी विधानसभा है सर, तो आप 15 साल, अभी आपके जो माननीय नेता हैं तेजस्वी जी, वो कहते हैं कि 15 साल जो हमारा शासन रहा उसको छोड़ दिया जाए, हमको माफ कर दिया जाए, हमको नई एक मौका दिया जाए, हम नए बिहार बनाएंगे। सर, आप अगला जो आपकी योजना है बिहार की विधानसभा के क्षेत्र में, आप जो शासन करना चाहते हैं या आपकी भविष्य की जो जनता के लिए जो आपके एजेंडे हैं, उसको यहाँ से रखिए सर। देखिए, तेजस्वी जी ने सर्वप्रथम, उन्होंने ये बात कहा है सर कि 15 वर्षों के लिए हम माफी मांगते हैं जो पिछला जो हुआ उस रिकॉर्ड को। तेजस्वी जी ने सर्वप्रथम जिन लोगों ने राजद के शासनकाल के संबंध में दुष्प्रचार किया,
बदनाम करने का काम किया। उस परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उस दौर में किसी तरह की भूल हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आने वाले समय में हमको आप मौका दें, हम बेरोजगारी दूर करें। कैसे हमको आप मौका दें, हम जनता का शासन लाएंगे। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है किसी इशू पर। एक जमाना था जब किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, छात्र नौजवान के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर लोग सड़क पर उतरते थे, आंदोलन करते थे, और उस आंदोलन में मुकदमा होता था, और मुकदमा में लोग दिन भर पुलिस की कस्टडी में रह के शाम को मुक्त कर दिए जाते थे। और ये अंग्रेजी कानून ये 10 वर्षों में जो डेवलप हुआ है, अब कोई किसान के लिए सड़क पर आंदोलन करने की हिम्मत नहीं रखता है। अब कोई मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन करने का साहस नहीं है उसमें। नौजवान, छात्र नौजवान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है, उसको भय है कि हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की बात, जी आपकी बात मैंने सुना, आप आगे सुनिए ना जी। एक मिनट और हमको दीजिए। तो इस तरह की बात अभी हो रही है, तमाम चीजों का निजीकरण हो रहा है। अंग्रेज भी जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था तो लगान के माध्यम से गुलाम बनाया था। तो ये लगान को चलान में बदल कर, लगान और चलान दोनों का करिए मिलान, यही है बीजेपी और आरएसएस का सिद्धांत। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जो भी यहाँ दर्शक आपको देख रहे हैं, आप राजद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो भी मतदान करने वाले जो हमारी जनता है, जो कि जनता जनार्दन है, आप राजद की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे? हम दर्शकों से, हम बिहार के आम मतदाताओं से, गरीब, छात्र, नौजवान, व्यवसायी, पूंजीपति, ऊंचे नीचे तमाम वर्गों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये झूठी सरकार, जो तथाकथित सुशासन की सरकार है, उसको बदलने का काम करें, नया बिहार बनाने का काम करें। अच्छा जी, हम सवाल अंत में आप ही से कर लेंगे। अभिषेक जी, हमारा सवाल जो हम अब चुनावी चर्चा हुई, हम आपसे चुनावी संदर्भ में, चूंकि कांग्रेस पार्टी जो एक देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, सबसे पहली पार्टी रही है, आज कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा है और आज निर्भर पार्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं इस पे मतलब आऊंगा, पहले उससे पहले मैं अपना एक बात रखना चाहता हूं जो चुनाव के नजरिए से और बिहार के भविष्य के नजरिए से बहुत मायने रखता है। सर, इतिहासकार ने इतिहास में इस बात की चर्चा की है कि हमारा प्राचीन पाटलिपुत्र कभी रोम जैसा दिखता था। इस बात से आप इत्तेफाक सारे लोग रखते हैं। तो सर, अभी हमारे इर्द गिर्द कई कंट्री ऐसे हैं जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे अपना उनका वो तो अपनाए हुए हैं और उनको उसी तर्ज पे वो चल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, हम बिहार में हब हैं उसका, अभी भी आते हैं देश विदेश से सैलानी यहाँ, हम उसको ग्लोबली प्रमोट करेंगे। अगर ग्लोबली प्रमोट करते हैं आप, तो आपका रोजगार सृजन ऐसे ही हो जाएगा। हमारे यहाँ हर जगह, हर जिले में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक है, सिर्फ हम संग्रह नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों का। एशिया का लार्जेस्ट लेक, काबर लेक, आगे चूंकि समय बहुत कम है, आगामी विधानसभा को लेकर कांग्रेस का क्या एजेंडा है? सर, कांग्रेस का एजेंडा है, क्योंकि जनता यहाँ से सुन रही है और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, आगामी चुनाव के लिए हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की ओर हमने पहले भी किया है, जब हमारी सरकार थी हमने पहले भी किया है, और हमारी सरकार को देखते हुए आज लोग काम कर रहे हैं आगे की तरफ। तो हम वही उसी अपने पुराने मुद्दे पे ही हैं, लेकिन नए तरीके से आएंगे, पुराने मुद्दे पे नई तरीके से आएंगे। धन्यवाद। अक्षय जी, हम सवाल आपसे लेंगे। सवाल चूंकि आपसे तो पूछना ही बनता है, चूंकि सरकार में आप हैं। पलायन, हमारे बिहार में मजदूरों का पलायन हो रहा है। हमारे ही बिहार के मजदूर, उनको प्रवासी कहा जाता है क्योंकि वो बिहार के हैं। दूसरा, बिहार में जो जिसकी बात आप करते हैं, सुशासन की सरकार है, अपराध और भय का माहौल बना है, इसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तीसरा, जो देश में बहुबेटियों के साथ हो रही है, उनके साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, अमानवीय कृत हो रहे हैं, इसको लेकर साथ शिक्षा की जो दयनीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है, इसके ऊपर, और साथ ही साथ अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं। लगातार 15 वर्षों से जो सरकार है आपकी बिहार में, इसे कहीं ना जनता का जो असंतोष बना है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने लगभग
4-5 सवालों का एक पुलिंदा बनाकर मेरे ऊपर चूंकि मैं इसलिए डाल आपसे दिया है। पूछूंगा कि चूंकि आप और सत्ता पक्ष में, सरकार बिल्कुल, आपकी है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और आपने जैसे हमारे राजद के बंधु को कहा कि जनता से अपील करिए, तो सबसे पहले मैं उस पर एक चीज कह देना नहीं, चाहता हूं। नहीं, मैं सिर्फ 15 सेकंड का सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इन्होंने कहा कि पहले गलती हो गई, अब नहीं होगी, और ये बिहार चुनाव आने वाला है, हम लोग सुशासन की सरकार, हम लोग सुशासन की सरकार देते आए हैं, देंगे। लेकिन सुन लीजिए, बोलने दीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी, बस 30 सेकंड से कम की कहानी मैं आपको बता देता हूं। एक शेर था जो कि बूढ़ा हो गया, वो शिकार नहीं कर पा रहा था, तो उसके हाथ कहीं से एक चमकता हुआ कंगन लगा, वो कंगन लेके बैठ गया, और जो भी राहगीर आए जाए उसको बोले कि आओ ना तुमको कंगन देंगे। राहगीर को डर लगे कि भाई ये तो है शेर, इसके पास जाएंगे ये तो हमको खा जाएगा। लेकिन शेर बोले कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे खाऊंगा भाई, पहले जो था सो था, अब मैं बहुत धार्मिक हो गया हूं, आध्यात्मिक हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आओ ना आके ले लो कंगन। एक बेचारा पथिक वहां से गुजर रहा था, वो कंगन लेने गया और शेर ने झपट्टा मारकर उसको, अपने पुराना जो है उसका वो शिकारी वाला नेचर, वो पटक के मार के उसको खा गया। यही राजद है। इसलिए मैं बिहार के तमाम जनता से, तमाम लोगों से, छात्रों से, आई अपील टू यू, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि पुनः उस जंगल राज को बिहार में मत आने दीजिएगा। ये वही शेर है जंगल राज की बात, जब जंगल राज की बात हो चुकी है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कि जो बिहार की स्थिति है कि गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, मैं मॉडल दे रहा हूं कि बीजेपी का जो मॉडल रहा है हर जगह, वो डेवलपमेंट का मॉडल रहा है। आप उठा करके देख लीजिए कहीं भी, किसी भी स्टेट में बिहार में इतने लोग मजदूर, पलायन की बात आप कर रहे हैं, तो ये पलायन शुरू से चलता आ रहा है, पलायन दर घटा है, लेकिन बिहार अभी विकास कर रहा है। लोगों को जितना यहाँ का पॉल्यूशन है, आपकी सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो कहते हैं हमसे नहीं होगा। 15 साल में ऐसा नहीं लगा पाए, लोग इसलिए जा रहे हैं, जवाब दीजिए, 15 साल में कोई इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा पाए? लोग इसलिए जा रहे हैं बाहर क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे बेहतर मौका दूसरे विकसित प्रदेशों में मिल सकती है। जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर कई कारखाने नहीं है, इनके पास उनके पास रोजगार नहीं है, इनका रोजी रोटी चलना मुश्किल है। इस बात से आप नकार नहीं सकते इस बात। लेकिन उस चीज का डेवलपमेंट भी तो हुआ है, इस चीज से आप भी नकार नहीं सकते हैं। बदलाव यहाँ बहुत बदलाव। आपने कहा क्राइम, एक जमाना था जब घर की बहू बेटियां शाम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। हाथरस की देख लीजिए, घटना देख लीजिए। फिर आप यूपी में जा रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होकर घर में कभी भी कहीं भी बिहार में निकल सकती हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और रामविनोद जी क्या कहेंगे? देखिए, सुशासन जनता ने नहीं नाम दिया है, सुशासन इनका स्वयं का नाम लिया हुआ है, समझे? तो मेरा कहना है, ये बेगूसराय है और बेगूसराय की जनता भी देख रही है, तो हमने जनता से अपील किया है कि बदलाव। ये जंगल राज कह के गरीबों के राज को गाली देना चाहते हैं। गरीबों के राज को, ये हाईकोर्ट ने कहा है, गरीबों के राज को ये जंगली कह करके अपमानित करना चाहते हैं और स्वयं राक्षस राज चला। माननीय हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। अक्षय जी सुन लिया जाए। ये राक्षस राज चला रहे हैं। अरे जब देखने वाला कोई नहीं, जल जाओ तो क्या, बुझ जाओ तो क्या। आज स्थिति यह है कि किसी की सुरक्षा नहीं है, किसी के सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगर सुरक्षित है तो राम भरोसे। अच्छा अक्षय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो रामविनोद जी ने कहा, अभिषेक जी ने भी आप बातें रखी, आपको नहीं लगता कि जो 15 वर्षों से, चूंकि 15 वर्ष राजद की सरकार रही, अब 15 वर्षों से आपका ऐलान, 15 वर्षों में हमने अगर 90 से लेकर 2005 तक शासन किया, तो बिहार की बात छोड़िए, बेगूसराय की बात लीजिए, हमने 3 अनुमंडल, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने बखरी अनुमंडल बनाने का काम किया, मझौल अनुमंडल बनाने का काम किया, बलिया अनुमंडल बनाने का काम किया, सामहो प्रखंड दिया, डंडारी प्रखंड दिया, बीरपुर प्रखंड दिया, छौराही प्रखंड दिया,
नाव कोठी प्रखंड दिया। बताएं कि 15 साल में इन्होंने क्या किया। क्या कहेंगे अक्षय जी? देखिए, हम काम किए हैं, दावा करते हैं कि हमने काम किया है। ये बोलते हैं कि मैंने प्रखंड दिया, मैंने अनुमंडल दिया। उस प्रखंड के लोगों के लिए क्या किया, उस अनुमंडल के लोगों के लिए आपने क्या किया? सिर्फ नाम दे देने से नहीं होता है। आज नगर निगम भोला बाबू, आदरणीय हमारे स्वर्गीय सांसद भोला बाबू ने नगर निगम बना करके गए। ये बेगूसराय के लोगों की खुशहाली के लिए ही तो है, ये बेगूसराय के लोगों की भलाई के लिए ही तो है। अब बारिश में सब जगह आपको पता है सीवरेज का काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लोगों को हो रही है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने सिर्फ प्रखंड बना करके, अनुमंडल बना करके एक प्रखंड का एक अनुमंडल बना दिया। आप मानते हैं कि नहीं कि 15 वर्षों में जो लगातार सरकार चली, उस प्रखंड में दी गई सड़कें जदयू की, भाजपा की, उस प्रखंड में दी गई बिजली हमारी सरकार की, उस प्रखंड में दी गई स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी सरकार की। नाम देने से नहीं होता है, काम देना पड़ता है। अच्छा जी, सवाल का जवाब हमारा दे दीजिए कि 15 वर्षों से लगातार जो सरकार आपकी अलायंस की सरकार है, आप इस बात को मानते हैं कि जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुई है? देखिए, आपको मैं एक बता देता हूं, पूरे विश्व में आप कहीं भी किसी भी देश के अगर पॉलिटिकल जो उसका विंग होता है वो किस तरीके से लड़ती है और किस तरीके से चुनाव में जाती है, अगर आप इस चीज का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है किसी भी देश का, वहां देखेंगे कि कहीं भी कोई भी सरकार अगर अपना एक टर्म पूरा करती है तो दूसरे टर्म में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। यहां तो तीन तीन टर्म सरकार चलाया है नीतीश जी ने और भाजपा की सरकार ने, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा। आप सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अभी जो चुनाव होने वाली है, जदयू भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभिषेक जी के सर, मेरा तो पहला एक मुद्दा है, हम लोग अभी नल जल योजना हम लोग के यहाँ चल रहा है। अभी नीतीश जी ने एक अच्छा चीज, मतलब प्लानिंग बाय पेपर अच्छा चीज किए, बट हुआ क्या है जमीनी, अभी आप जितने भी नाला मतलब जितने भी रोड आपने बनाए, नए नव निर्माणाधीन रोडों को तोड़ के आपने नल जल के लिए पाइपलाइन किया है। उसके बाद अभी आपने फिर उसको भरा नहीं है वापस, उस बारिश के वजह से, मतलब 4 महीने 5 महीने से वो आचार संहिता तो अभी लगा, बट 5 महीने आपके पास समय थे। उस जो आपने गड्ढा किया उसके वजह से रोड और क्षतिग्रस्त होते जा रही है। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर की भलाई के लिए ना वो छोड़ के रखें। आप अगर उसको सिर्फ रखते तो रोड तो बनाना नहीं पड़ता। एक सेकंड सर, मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ प्लीज। उसके बाद आपने जो दारू बंद करने का जो स्वांग रचा है बिहार में, उसका मतलब जो ब्लैक मनी वहां से कैश हो रहा है, क्योंकि अभी जो पैसा आपको बिहार में, मतलब कहीं तो अल्कोहल पे नहीं जा रहा होगा, कहीं तो लिकर पे नहीं जा रहा होगा। अभी आप जो देख रहे हैं बेगूसराय का स्थिति, आपको होम डिलीवरी हो रही है दारू की, और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, पर डे देसी और विदेशी शराब के बेचने वाले और बनाने वाले पकड़े जा रहे हैं बेगूसराय जिला में। ठीक है, अब सभी वक्ताओं को बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो चुका है। एक चीज, हमारा बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी का जो भी मुद्दा है, अभी जो भी सरकार आए, चाहे हम आए तो हम भी बनाएं और हम बनाएंगे भी, और इस चीज के लिए कृपया आप लोग भी सहयोग दें। धन्यवाद। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। देखिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, लास्ट में 1 मिनट में बस कंक्लूड कर दूं ये कह के कि देश की जनता, बिहार तो छोड़ दीजिए, देश की जनता कांग्रेस को अब कुछ भी नहीं मानती है, सीरियसली लेती ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस की बात जाने दीजिए। राजद का जो कार्यकाल रहा है, लोग इतना पिसे हैं कि उस दर्द को झेलने के लिए समय नहीं है। राम विनोद जी, बस भूख और भ्रष्टाचार, अब बिहार की जनता उब चुकी है। अब समय नहीं है, पार्टी के बारे में 10 सेकंड का 10 सेकंड आपके पास। सर, वो एक ऐसी पार्टी आके बोल रही, इसके शीर्ष नेता टाटा जैसे मुजरिम से, मतलब टाटा जैसे केस से मतलब लाभान्वित थे, वो वैसे लाभान्वित थे उस केस से, क्योंकि उन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है। वही ना बता रहे हैं कि आप ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। टाटा जैसे मतलब केस मतलब मुजरिम थे, और वो बता रहे हैं आज हमको कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है, जो देश के लिए देश का बुनियाद वही है। आप सारे पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरा यही निवेदन होगा कि जिनकी भी सरकार रहे, जनता की सरकार रहे, जनता के लिए आप काम कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।